सो हेलो गाइस, और आई होप मतलब आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम मतलब कुछ अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिकली आज हम लोग थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे। काफ़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को थर्ड लॉ समझने में, थर्ड लॉ होता क्या है आखिर, और थर्ड लॉ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो मतलब आपको समझना चाहिए कि वो क्या क्या उसकी वैलिडिटी रखती है, और ग्राफ्स। तीनों में से अगर आपको किसी में भी दिक्कत हो तो आप ये वीडियो देखो, आपको आखिरी में समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले थर्ड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ, ध्यान से समझना इसको। थर्मोडायनेमिक्स का ये थर्ड लॉ है, और मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ हो जाता है, क्योंकि जब भी मतलब इसका क्वेश्चन आता है तो आप ये समझ सकते हो कि अगर हम इसको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर मतलब अपने 11th के, तो इसका सवाल 5 नंबर या 6 नंबर का होगा। और अगर मतलब जेई में देखें तो जेई मेंस में तो इसमें ग्राफ से पूछ सकता है। देखो, इसका ग्राफ वाला जो पार्ट है वो आपका इजी पार्ट होता है और आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू का पार्ट होता है, और बाकी जो कन्वर्जन वाला पार्ट होता है वो आपका एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है पार्ट, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा पड़ जाता है। ठीक है, तो अब करते क्या, देखो दो चीज़ें समझो। देखो, एक होता है परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर यहाँ तो आप लेके चलो सब्सटेंस। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं उनकी एक खास बात होती है, जानते हो क्या? उनमें हरदम एक ऑर्डर प्रेजेंट होगा आपको। जैसे आप मतलब मान रहे हो, आप ले लो कैल्शियम क्लोराइड, Cl2 कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो जैसे कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनेगा तो कैल्शियम मान लो यहाँ 2+ चार्ज लेके बैठा, तो एक क्लोराइड यहाँ माइनस ले आया, एक क्लोराइड यहाँ माइनस ले आया, तो ये एक इसकी मोनोमरिक यूनिट इसके पूरे सॉलिड में रिपीट होगी। ये लैटिस यूनिट पूरे इसके सॉलिड में रिपीट होगी, मतलब आगे भी ऊपर भी इधर भी यही रिपीट होगी। कहीं ऐसा नहीं होगा कि कैल्शियम आ गया फिर दोनों Cl एक साइड आ गए, मतलब एक ही तरफ आ गए, तो ये नहीं होगा। तो ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं उनकी क्या वैलिडिटी हो गई थर्ड लॉ में? थर्ड लॉ में उनकी ये वैलिडिटी हो गई कि थर्ड लॉ में ये कहा जाता है कि जो भी आपका परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा उसकी डेल्टा एस, उसकी मतलब एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होगी। तो यहाँ से आपका कभी कभी मेंस में सवाल पूछ लेता है डेप्थ का कि अगर कोई सब्सटेंस है उसकी एंट्रोपी जो है आपकी 0 केल्विन पे 0 नहीं कुछ और है, तो क्या वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आती है, वो ये कहती है कि चलो ठीक है, हमें यह समझ आ गया, अब हमें अगली चीज़ जो समझनी है वो क्या है। तो आप मुझसे पूछोगे कि भैया ये बताओ, ये सब पढ़ा तो रहे हो लेकिन इसका काम क्या रहेगा आपको, मतलब इसका कोई काम भी तो होना चाहिए। तो मैं कहूँगा सुनो छोटे, इसका काम ये होगा कि जब भी तुम अभी चैप्टर पूरा पढ़ चुके होगे, तुमको चैप्टर तुम्हारे या तो ऊपर जा चुका होगा सर के, या तो तुम्हें अब कमांड आ चुकी होगी कि एडवांस जो 2-3 सवाल आने वो मैं करके ही जाऊँगा। दो ही कंडीशन होती है इस चैप्टर में। तो अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे क्या होता है अगर 0 केल्विन में, तो तुमने पूरे चैप्टर में डेल्टा एस कैलकुलेट किया, डेल्टा एच कैलकुलेट किया, डेल्टा जी कैलकुलेट किया, डेल्टा यू कैलकुलेट किया, लेकिन तुम्हारे टीचर से जब भी तुमने पूछा होगा कि अच्छा मास्टर ये बताओ कि यू क्यों नहीं करवा रहे हो, तो वो बोल देता, एक लाइन चिपका देते हैं सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एक ही लाइन चिपकाते हैं, वो सीधा कह देते हैं इट इज़ नॉट फीसिबल डैट वी कैलकुलेट डेल्टा यू। मतलब कुछ कुछ तो मास्टर ऐसे होते हैं, मतलब कि मैंने देखे कोचिंगों में कि उनकी इंग्लिश ख़राब है लेकिन उनको ये लाइन एकदम चमकी हुई है, नॉट फीजिबल नॉट फीजिबल नॉट फीजिबल नॉट फीजिबल। लेकिन कभी कोई मतलब टीचर ये नहीं बोलता क्यों नहीं फीजिबल है। देखो क्यों नहीं फीजिबल है, एक्चुअली में इसलिए नहीं फीजिबल है कि एंट्रोपी जो भी होती है वो मतलब काफ़ी रैंडमनेस को डिसाइड करती है। मतलब कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मतलब यही आप सोच लो कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली में मतलब जैसे कोई तुमसे कह दे कि हवा है,
तो तुम हवा को देख तो नहीं रहे हो, लेकिन तुमने एक मीटर बनाया इसको फील करने का, दिखती तो कभी नहीं है। उसी तरह तुम एंट्रोपी भी नहीं देख सकते हो, लेकिन तुम्हें मीजर तो करनी है, क्योंकि हमें बच्चों का सिलेबस तो बढ़ाना ही है। तो हम लोगों ने कह दिया कि एक तरफ 0 मान लेते हैं, तो हमने यहाँ 0 मान ली। इसीलिए इसको कहा दिया जाता है कि डेल्टा एस 0 केल्विन पे 0 है, क्योंकि हमें चेंज निकालना है। अब हम आराम से चेंज किसी भी एक सर्टेन पॉइंट तक निकाल सकते हैं। चलो ये तो ठीक हो गया। अब हमें निकालना है किसी भी सब्सटेंस की 0 केल्विन पे एंट्रोपी। तो कभी कभी बोल दिया जाता है कि हम एकदम प्योर एंट्रोपी निकाल देंगे, तो कभी भी आप प्योर एंट्रोपी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ये प्योर वाली चीज़ ही नहीं है। समझे बात को? मतलब एक्चुअली में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मतलब कि जिसका बेस एक ऐसी चीज़ है जिसका बेस ही चेंज से बना हो। जैसे ह्यूमन बॉडी बनाई गई है धरती पर रहने के लिए, तो आप कह दोगे कि ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन मिल रही, कह दोगे वीनस पे चले जाएं, वहाँ सल्फर है तो वहाँ जिंदा रह लोगे। तो ह्यूमन बॉडी वहाँ पर रहने वाली चीज़ ही नहीं है। उसी तरह ये चीज़ ही नहीं है कि आप इसको निकालो ओरिजिनली जाके बैठ के, ये चीज़ है चेंज निकालने की। समझे? तो ये है रीज़न। अब आगे समझो बात को कि हाँ इसका यूज क्या होगा। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है, इसके 3 केस आते हैं, एंट्रोपी के 3 केस आते हैं थर्ड लॉ में। पहला केस केस 1 कहता है, फिर केस 2 आता है, फिर केस 3 आता है। बस तीनों को समझेंगे और टाटा बाय बाय। पेन बदल लो। 3 केस होते हैं इसके। सबसे पहले आपको ये वो बोल सकता है कि मेरा एक सब्सटेंस है सॉलिड, वो मेरा 0 केल्विन पे है, ये तीनों में प्रेजेंट रहेगा। केस 1 में आपको उसको किसी टी टेम्परेचर पे ले जाना है सॉलिड फॉर्म में ही, ठीक है। और यहाँ टी जो है वो लेस देन मेल्टिंग पॉइंट है। केस 2 में हो सकता है कि आपको उस एक्स सॉलिड को ले जाना है एक्स लिक्विड में के टी टेम्परेचर पे, और टी ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद चौथा केस हो सकता है कि आपको एक्स सॉलिड को ले जाना है एक्स गैस में टी टेम्परेचर पे, और ये टी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट है। अब 3 का कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी आप सब लोग 5 पढ़ाते हैं, मतलब इनके भी बीच का अंतर पढ़ाते हैं। मैं 3 पढ़ाऊंगा, आपको सब समझ आ जाएगा कैसे। जब आपको जाना है तो आपका सब्सटेंस यहाँ पे है, तो आप पहले क्या करोगे, इसको टी टेम्परेचर पे लाओगे। तो इसको टी टेम्परेचर पे लाने के लिए क्या होगा आपका, आप जो डेल्टा एस लोगे वो आप 0 केल्विन से टी टेम्परेचर तक की लोगे, और वो होती क्या है, एन सी पी एम डी टी अपॉन टी, और हीट कहाँ से, 0 से टी केल्विन तक, ठीक है। इस तरह अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि यहाँ पे मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो नीचे लॉगरिथमिक टाइप का आ रहा, डी टी है, 0 है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ रिमाइंड करता हूँ। देखो लॉग का फंक्शन आएगा, फिर आप 0 रखोगे लिमिट, तो इंटीग्रेशन में एक फंक्शन आएगा। अब अगर आपने मैथ में हल्का सा भी लिमिट पढ़ा हो, तो यहाँ लिमिट में आप जब भी कैलकुलेट करोगे, ये चीज़ मतलब बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है, ये कहीं नहीं आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन इसको समझो, ठीक है। तो ये हरदम 0+ होता है, 0+ से हम कहानी आ रही है। तो कभी भी जब आप लिमिट 0 की रखोगे ना, तो वहाँ आपको स्पेसिफाई, अभी मैं दिखाऊंगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एस एट टी आएगा माइनस डेल्टा एस एट 0 आएगा, और 0 की वैल्यू आपको 0 की है, तो मतलब 0 की लिमिट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको मतलब एंट्रोपी मिल जाएगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की। समझे तरीका? इसकी एंट्रोपी डेल्टा एस 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें जब आपका टेम्परेचर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है, तो क्या हाल होगा इसमें। देखो अब इसमें सबसे पहले इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ये पर पेज की ओर बात करें, नहीं चलो नेक्स्ट पेज पे। देखो जब आपका एक्स सॉलिड है 0 टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे, तो आप सबसे पहले इसको हीट करोगे। कैसे, इसको आप पहले पहुंचाओगे टी मेल्टिंग पॉइंट पे, 0 से टी मेल्टिंग पॉइंट पे, वही सब यहाँ राम गाथा होगी, एन सी पी एम डी टी अपॉन टी, ये आपने डेल्टा एस 1 दी। फिर आप इसको
फ्यूजन की हीट दोगे, फ्यूजन की हीट दोगे, तो फ्यूजन की जब आप हीट दोगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे वो होती है डेल्टा एच फ्यूजन के बराबर, ये होगी डेल्टा एच टू। फिर आप तीसरी हीट दोगे इसके उस टेम्परेचर टी पे पहुंचाने के लिए, टी मेल्टिंग पॉइंट से टी तक पहुंचाने में एन सी पी एम डी टी अपॉन टी, तो ये आपकी डेल्टा एस थ्री। अब डेल्टा एस फाइनल माइनस डेल्टा एस इनिशियल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री, तो डेल्टा एस वन हो गया 0, तो डेल्टा एस फाइनल समेसन डेल्टा एस आई आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 3। ठीक, लास्ट केस, केस 3। केस 3 कहता है डेल्टा एक्स जो है आपका सॉलिड, वो आपका पड़ा हुआ है 0 केल्विन पे, हीट करना है उस डेल्टा एक्स को गैस में टी टेम्परेचर पे, और टी जो है वो ग्रेटर देन आपका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको? सबसे पहले इसको हीट किया, डेल्टा एस वन मिलोगे, यही सेम वाली रहेगी। फिर आगे बढ़ोगे, डेल्टा एस टू भी देनी पड़ेगी अबव वाली, यही वाली। फिर आगे बढ़ोगे, फिर आप क्या दोगे? अब इसको लिक्विड बन चुका होगा ना, यहाँ पे लिक्विड में प्रेजेंट होगा। अब लिक्विड को हीट दोगे तो यहाँ पे तुम्हें डेल्टा एस थ्री जो होगी वो चेंज हो जाएगी, वो तुम्हारी होगी, इसको टी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचाओगे, टी मेल्टिंग पॉइंट से टी बॉइलिंग पॉइंट तक, एन सी पी एम डी टी। ठीक है, अब डेल्टा एस थ्री के बाद इसको तुम दोगे डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ टी जो रखोगे ना, ये मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर रखना, टी बॉइलिंग पॉइंट। इतना तुमने किया, इतना करने के बाद जब तुमने इतना कर लिया तो ये तुम्हारा डेल्टा एस थ्री हो गया, ये तुम्हारा डेल्टा एस फोर हो गया। अब तुम डेल्टा एस फाइव दोगे, डेल्टा एस फाइव दोगे तुम उस टेम्परेचर पहुँचने तक के लिए, डी पी से लेकर टी तक, और तुमने डेल्टा एस फाइव दिया एन सी पी एम डी टी अपॉन टी, ये तुम्हारी। तो डेल्टा एस फाइनल माइनस डेल्टा एस इनिशियल इज इक्वल्स टू समेशन डेल्टा एस आई आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 5, ये तुम्हारी हो गई। इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है? तो तुम्हारा काम जो है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है? यहाँ तक तुम्हारा हो चुका। अब हम जो अगला सेक्शन इस पार्ट का होता है हमारे पास, वो होता है हमारा ग्राफ्स वाला पार्ट। इसका ग्राफ वाला पार्ट, ग्राफ्स कैसे बनते हैं? देखो अभी हम पीछे देख रहे थे कुछ लॉगरिथमिक या फिर कुछ अंडबंड टाइप का आ रहा था ना, तो ग्राफ देखो कैसे चालू होता है। ग्राफ जो है केस 1 का ग्राफ आपका ऐसे होता है, ये आपका टी टेम्परेचर है, ये आपका 0 केल्विन है, और ये सॉलिड है। ठीक, केस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा? केस 2 का ग्राफ ऐसे बनेगा, और ये रिप्रेजेंट करेगी आपको डेल्टा एस फ्यूजन, ये इतनी एरिया, यहाँ पे टेम्परेचर रखते हैं, यहाँ पे डेल्टा एस रखते हैं। केस 3 का ग्राफ, और ये पोर्शन आपका सॉलिड रहेगा और ये पोर्शन आपका लिक्विड। अभी मैं समझाऊंगा अभी ग्राफ को, ठीक? केस 3 का ऐसे डेल्टा एस फ्यूजन, और ये रहेगी आपकी डेल्टा एस वेपराइजेशन, फ्यूजन, सॉलिड लिक्विड गैस, ये गैस पार्ट है। अब कुछ चीज़ें समझो, जैसे मैं तीसरे ही ग्राफ को उठाता हूँ और इसको बनाता हूँ प्यार से एकदम। अब ये समझो ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई है। ये देखो, जब भी आप कभी फेस चेंज करते हो तो टी एंड पी कांस्टेंट हो जाते हैं, प्रेशर। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि जब भी आप लिक्विड से सॉलिड में जाते हो तो एंट्रोपी डिक्रीज करती है, सॉलिड से लिक्विड जाने में एंट्रोपी इंक्रीज करती है ना?
तो एंट्रोपी तो इंक्रीज करी यहाँ पे, देखो यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज करी, लेकिन टेम्परेचर टी मेल्टिंग पॉइंट था तो वही रहा, इसलिए स्ट्रेट लाइन आती है। बाकी और कोई इसका रीज़न नहीं है, बस यही इसका रीज़न था। अब आपको एंट्रोपी ना कैलकुलेट करना है तो वो अलग बात है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करी जाती है और क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन बाद में। अभी ये टॉपिक अच्छे से इसको रिवाइज करो, इस पे जो भी क्वेश्चन मिले उन्हें प्रैक्टिस करो। ओके, हैव अ नाइस डे।